हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर गगन माथुर और आज आशीष सिंह लेक्चर्स की टीम और मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो कि है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि जब कक्षा 10वीं से कक्षा 11वीं में आ रहे थे तो जब आपने अपने फॉर्म के ऊपर ये लिखा था कि मैं बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट को चूज़ कर रहा हूँ, तो आपके मन में क्या बात चल रही थी? तो आपके मन में बात चल रही थी कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप क्या सोच रहे थे? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त इस मोमेंट पे आपके मन में क्या चल रहा है? इस मोमेंट पे आपके मन में चल रहा हो कि क्या मैं डॉक्टर बन भी पाऊँगा? क्या मैं डॉक्टर बन भी पाऊँगा? आप यही सोच रहे होंगे। तो इन्हीं सवालों का, इन्हीं बातों का जवाब मैं आपको 3 सवालों से देना चाहूँगा, जो कि हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें 2 एग्ज़ाम देने हैं। पहला है बोर्ड्स और दूसरा है आपका नीट, ठीक है? अब बच्चों, बोर्ड्स के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ता है? एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी आपकी बुक है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी पड़ती है। उसमें जो भी चैप्टर हैं, जैसे भी हैं, थोड़े कठिन हैं, थोड़े सरल हैं, पर हमको एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। बात आती है नीट की। यही वो एग्ज़ाम है जो कि आपको क्या बनाएगा? एक डॉक्टर बनाएगा, ठीक है? यही आपको एक डॉक्टर बनाएगा। इस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना होता है? तो बच्चों, इस एग्ज़ाम के लिए भी क्या पढ़नी होती है? एनसीईआरटी। क्या पढ़नी होती है? एनसीईआरटी। हमारा जो नीट एग्जाम होता है उसके अंदर करीबन करीबन 90% जो सवाल होते हैं वो किस में से आते हैं? एनसीईआरटी में से ही आते हैं। बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि पढ़ना कहाँ से है। तो कुछ नहीं पढ़ना आपको, जो कि आपकी कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है और कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी है। आपको बस यही पढ़नी है, ठीक है? अब बचे 10% जो भी है वो हम जो भी आपको पढ़ाएंगे उसमें से पूर्ण हो जाएगा। तो यानी आपके पास मौका है 100% नंबर लाने का। क्या मौका है? 100% नंबर लाने का बायोलॉजी में, ठीक है? ये तो बात हो गई क्या करना है। दूसरा सवाल, कैसे करना है? अब बच्चों, मैंने बोल तो दिया एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी आपको चीख चीख कर ये बोलती है कि नहीं समझोगे, इसीलिए रटो, इसीलिए रटो तुम, ठीक है? नहीं समझोगे, इसीलिए रटो तुम। क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कठिन होती है, इसलिए वो समझ नहीं आती है। तो इसको समझने के लिए क्या करना होगा? इसको समझने के लिए सिंपल सी एक चीज़ है, लेक्चर। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे भी पढ़ा रहे हैं, आपको लेक्चर जो है अटेंड करने हैं और सारे के सारे लेक्चर अटेंड करने हैं। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। तो बच्चों, जो नोट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाने, एक अलग सी कॉपी बनाइए सब लोग। उसमें बिल्कुल बायोलॉजी के नाम से एक सब्जेक्ट बना, कॉपी बनाइए और उसी के अंदर अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करिए, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे, सबके सब इस नोट्स में होने चाहिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए और जब एग्ज़ाम में आपको कुछ पढ़ना हो तो खाली ये नोट्स ही पढ़ना पड़े और इसके अलावा आपको कुछ पढ़नी ना पड़े। अब दूसरी और सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात होती है, याद कैसे करें। तो बच्चों, आप फिजिक्स पढ़ते हो, एक फॉर्मूला पढ़ा 20 सवाल लगा लिए। केमिस्ट्री पढ़ी, एक फॉर्मूला लगे, चलो 10 सवाल लगा लिए। पर ये बायोलॉजी का क्या करें? एक एक चीज़ पढ़ोगे उसका एक ही सवाल बनता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इसको याद कैसे करें? फिजिक्स है नहीं, केमिस्ट्री है नहीं। और ये भी ध्यान रखो बच्चों, जो हमारी फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायोलॉजी होती है। फिजिक्स के सवाल आते हैं करीबन 50 या 45, केमिस्ट्री के सवाल आएंगे 45 से 50, जो बायोलॉजी के सवाल आते हैं वो 90 से लेकर 100 सवाल तक बायोलॉजी के आते हैं। तो बच्चों, एक बात बहुत ज़रूरी ये है कि जो बायोलॉजी है वही आपको नीट में पास करवाएगी। तो पास कौन कराएगी? बायोलॉजी। और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स हैं आपके, वो आपका क्या बनाएंगे? रैंक, ठीक है? पर रैंक बनाने से पहले पास होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि बायोलॉजी को तो भूल जाएंगे और खाली फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देते रहेंगे और बायोलॉजी बोलते हैं कि हो जाएगी अपने आप, क्या है, सरल है। बायोलॉजी इतनी भी सरल नहीं है। बायोलॉजी के अंदर कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। यानी कि आपका 50% जो पेपर है, 50% जो पेपर है वो बायोलॉजी से ही आता है। तो बच्चों, बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास होने के लिए बायोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है और रैंक लाने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। पर रैंक तभी आएगा जब आप पास होगे। तो पहले क्या अपना गोल है?
पास होना है, इसलिए बायोलॉजी को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अब बायोलॉजी जो है इतनी आसान होती नहीं है, तो बायोलॉजी को याद कैसे रखें? तो बायोलॉजी को याद करने की एक ट्रिक है कि मान लो ये आपका एक हफ्ता है, ठीक है। इस दिन मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, इसको आप घर जाओगे और 1 घंटे के लिए, ठीक है, करीबन 1 घंटे के लिए, ठीक है, 3 बार इसको रीड मारोगे। क्या करोगे? रीड, रीड और रीड, ठीक है। पहले दिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे 3 बार आपको घर जाके पढ़ना है। दूसरे दिन जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, अब आपको करना है पहले तो 3 बार इसी टॉपिक को पढ़ना है और फिर थोड़ी देर बाद शुरू से लेकर अंत तक वापस पढ़ना है। एक बार सबको रीड मारना है। सिमिलरली तीसरे दिन भी आपको ये करना है, ठीक है, 3 बार रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है, और उसके बाद पहले दिन से लेकर तीसरे दिन को वापस रीड करना है, ठीक है। फिर वापस आपको रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है, और फिर क्या करना है? शुरू से लेकर अंत तक वापस रिवाइज करना है। तो होगा क्या, जो जिस दिन टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो भी आप पढ़ लोगे, दूसरी चीज जो पहले का पढ़ा हुआ है वो भी आप पढ़ लोगे। तो इस कारण क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा और आप टॉपिक को भूलोगे नहीं, और ये आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा एकदम, ठीक है। तो यही तरीका अपनाना है अपने को, रीड करो, रीड करो, रीड करो, और धीरे 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 क्या करो? रिवाइज करते रहो इसको, ठीक है, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है रिवाइज करना। अगर आप रिवाइज सही नहीं करोगे तो बायोलॉजी भूल जाओगे। फिजिक्स क्या होती है, एक सवाल लगा लिया, एक फॉर्मूला सीख लिया, तो कभी ना कभी दिमाग में आ जाता है और आप इसको पढ़ ही लेते हो। मेन क्या है? रिवीजन। तो रिवीजन को करना ज़रूरी है। अब तीसरा सवाल है, जो कि शायद कुछ लोग इसको सवाल नहीं समझते, क्यों करना चाहते हो, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, या क्यों 12वीं कक्षा पास करना चाहते हो? मन में होता होगा कि क्यों करना है, हमें डॉक्टरी क्यों करनी है, पढ़ना क्यों है? तो देखो बच्चों, पैसा तो सबको कमाना है, जरूरी है पैसा कमाना, लेकिन पैसे को अपना मेन लक्ष्य मत बनाओ, ठीक है। मेन लक्ष्य आपका पैसा नहीं है, मेन लक्ष्य आपके 3 ही लक्ष्य है। पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए कि रोज हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इतनी, ये जो बायोलॉजी है इसमें इतनी सारी इतनी इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो हमेशा दिमाग में ये रखा करो, ये मत रखो कि एग्जाम है या क्या है, बस मन में ये रखो कि हमको कुछ नया आज सीखने को मिलेगा, आज सर हमको क्या नया पढ़ाएंगे, आज हमको क्या नया सीखने को मिलेगा, क्या हम इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान इस पर दिया करो। दूसरी चीज़, काबिल बनो, काबिलियत को अपनाओ, ना कि इधर उधर की चीज़ों में भागो, काबिल बनो, ठीक है। टैलेंट लेकर आओ आपके अंदर, अपना टैलेंट डेवलप करो, अपने लक्ष्य डेवलप करो। साथ ही साथ इसीलिए काबिलियत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी रीज़न है डॉक्टर बनने का, वो है आपके माता पिता। आपके माता पिता ने आपको छोटे से एकदम बड़ा कर दिया, उन्होंने कितने सेक्रीफाइस करे होंगे आप लोगों के लिए, जो उन्होंने मेहनत करी, तो उसका कर्ज आपको अदा करना है। आपको डॉक्टर किसके लिए बनना है? आपके माता पिता के लिए बनना है, क्योंकि उन्होंने आपके पीछे बहुत मेहनत करी है। तो जब भी मन में लगे हम ये क्यों करें, अपने माता पिता की तरफ देखा करिए, उससे बात करा करिए, आप डॉक्टर सिर्फ उन्हीं के लिए बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा था कि क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? तो आज से, इसी वक्त से मैं आपको कह रहा हूं, आप मन में सिर्फ एक बार सोचेंगे, ठीक है, और वो क्या है? हम डॉक्टर जरूर बनेंगे, हम डॉक्टर जरूर बनेंगे, हम डॉक्टर बनकर ही रहेंगे, ठीक है। क्या सोचोगे आज से मन में? हम डॉक्टर जरूर बनेंगे। और आज से मैं आपको बच्चों से संबोधित नहीं करूंगा, मैं आप सबको बोलूंगा डॉक्टर्स, ठीक है। जो भी मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सभी के सभी क्या हैं? डॉक्टर्स हैं, और वो डॉक्टर्स जरूर बनेंगे, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव नोट पे हम अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपका जो जीव विज्ञान है कक्षा 12वीं का, ठीक है, उसमें कितनी 5 इकाइयां हैं। पहली है जनन, ठीक है, दूसरी है अनुवांशिकी और विकास, तीसरी है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथी है जैव प्रौद्योगिकी, और 5 है परिस्थितिकी, ठीक है। ये 5 इकाइयां हैं जो कि हमको कक्षा 12वीं में पढ़नी है। तो आज जो हम इकाई शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है कक्षा 12वीं के बोर्ड के लिए प्लस नीट के लिए, वो है अनुवांशिकी और विकास। ये सबसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट, पूरी, मैं कहूँ पूरी जीव विज्ञान में या पूरी बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है? अनुवांशिकी और विकास है। तो बच्चों, कोई अपन जैसे एक मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी नींव बनाते हैं, तभी हमारा अपना मकान मजबूत बनता है। तो इतने महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन कुछ पहले बहुत इसकी एक नींव रखते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं। आज कुछ कुछ बहुत भारी भरकम नहीं पढ़ेंगे, बहुत सरल और बहुत सिंपल सी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अब अनुवांशिकी और विकास जो इकाई है उसमें आपके 3 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है अनुवांशिकता और भिन्नता के सिद्धांत, ठीक है। दूसरा जो आपका जो चैप्टर है वो है अनुवांशिकता की आणविक अवधारणा, और तीसरा जो चैप्टर है आपका वो है विकास, ठीक है। तो इस इकाई के अंदर अपने को 3 चैप्टर जो है वो तैयार करने हैं। तो आज जो है हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अनुवांशिकता और भिन्नता के सिद्धांत। क्या चैप्टर है बच्चों अपना? अनुवांशिकता और भिन्नता के सिद्धांत। अब जैसे मैंने कहा अपन पहले अब नींव बनाएंगे, अपन पहले कुछ ना कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। तो बेसिक चीजें अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ कक्षा 11वीं में या 9वीं या 10वीं में पढ़कर आए होंगे, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज कोशिका। कोशिका माने सेल, कोशिका माने सेल। ये क्या है? एक सेल है। क्या है ये? सेल है। तो प्रत्येक जीव किससे बना है? कोशिका से बना होता है, ठीक है। प्रत्येक जीव जो भी है किसका बना है? ये जो भी आदमी है, जो भी है छोटा सा, ये किससे बना है? कोशिकाओं से बना है, सेल से बना हुआ है। क्यों? इसीलिए कोशिकाएं जो है जीवन की मूल इकाई है, ठीक है। कोशिकाएं क्या होती है? मूल इकाई होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है ये? मूल इकाई है, क्योंकि सभी के सभी जीव जो है किससे बने? कोशिकाओं से बनते हैं। और बच्चों बताओ, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, दिख रहा है, ये एक सेल है। मान लो बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है, ठीक है। ये एक कोशिका थी और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक को क्या बोलते हैं अपन? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू, ये एक टिश्यू बन गया, ये एक और टिश्यू आ गया, ठीक है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? एक अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अंग बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ये सेल थे, ये बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाए। ये एक टिश्यू हो गया, ठीक है। ये एक उत्तक हो गया, ये दूसरा उत्तक हो गया, ये तीसरा उत्तक हो गया, ये चौथा उत्तक हो गया, और इनने क्या बना लिया? एक अंग बना लिया। क्या बना लिया? अंग बना लिया। और बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? ठीक है, बहुत सारे अंग मिलके क्या बना लेते हैं? एक अंग प्रणाली बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? अंग, अंग से बनते हैं उत्तक, उत्तक से बनते हैं अंग, सॉरी, क्या होते हैं? कोशिकाएं, कोशिकाएं से बनती है उत्तक, उत्तक से बनते हैं अंग, और अंग से बनते हैं अंग प्रणाली, ठीक है बच्चों। अब बात करें कुछ इतिहास की, ठीक है। तो सेल जो था या कोशिका जो थी उसकी खोज किसने करी थी? उसकी खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। पर क्या ये जो कोशिका थी या सेल थी, क्या ये जीवित थी? नहीं। जो पहली कोशिका जो जिसकी खोज हुई थी वो क्या? अजीवित थी, ठीक है। और जो पहली जीवित कोशिका थी, पहली जीवित कोशिका किसने खोजी? मालपीगी ने खोजी। किसने खोजी? मालपीगी, ठीक है। बात करें पशु कोशिका यानी एनिमल सेल की, तो उसकी खोज किसने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने करी थी। तो ये तीनों नाम याद रखना बच्चों, तीनों पे क्वेश्चन पूछे गए आपके नीट में कि रॉबर्ट हुक ने एक सेल, पहले सेल की खोज करी, मालपीगी ने जीवित कोशिका की, और ल्यूवेन हॉक ने पशु कोशिका की खोज करी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब ये दो पिक्चर है, ठीक है, दो तस्वीरें आपके सामने, ठीक है। बात करें दोनों में, एक पहले इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर है तारक केंद्र, ठीक है, तारक केंद्र है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, खुरदुरी अंतर्वीर जालिका है, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिनोक्लम बोलते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिनोक्लम ये कोशिका द्रव्य है जिसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? इस केंद्रक की बाहर जो झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र की झिल्ली। और ये क्या है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनोक्लम। वही दूसरा सेल है, इसमें क्या क्या है? इसमें भी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, लाइसोसोम है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका है, हरित लवक, केंद्रक, गोल्जी उपकरण है, इसमें केंद्रीय झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, बाह्य कोशिका है, कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, हरित लवक और कोशिका द्रव्य। तो बच्चों आपसे पूछना चाहूंगा, ये कोशिका किसकी है और ये कोशिका किसकी है? क्योंकि इस कोशिका में क्या क्या है? इसमें है हरित लवक, और साथ ही साथ क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। हरित लवक और कोशिका भित्ति मौजूद है, इसलिए ये क्या है? एक पादक कोशिका है। क्या है? पादक कोशिका। और ये क्या है बच्चों? ये है जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका। बहुत सरल चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत इजी सी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये है एक पादक कोशिका, जंतु कोशिका, जिनमें क्या क्या अंतर है? इसमें हरित लवक और
कोशिका भित्ति जो है वो मौजूद होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा था यहीं पर, क्या पढ़ा था? केंद्रक। क्या पढ़ा था यहाँ पे? ये रहा केंद्रक, जो कि ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये रहा केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं केंद्रक। केंद्रक को हम नाभिक भी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। अब इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल की खोज किसने करी थी? सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो हुक ने क्या करा था? सेल। और ब्राउन ने क्या करा था? न्यूक्लियस। ठीक है, एक बार वापस देख लो। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? सेल। और ब्राउन ने क्या करा था? अब इस ब्राउन को अंग्रेजी में लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं? BROWN। तो इसमें N आ रहा है ना, तो N से न्यूक्लियस। तो इससे तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। अब केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे ज्यादा जरूरी भाग है। यही कोशिका का प्रत्येक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है। ये सबसे अभिन्न अंग है। जो कुछ भी सेल काम कर रही है, जो भी सेल के अंदर हो रहा है, वो सब कौन निर्देशित करता है? आपकी केंद्रक नाभिका या फिर न्यूक्लियस। अब जो इसकी संरचना होती है, संरचना माने स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, ये आपकी हो गई केंद्रक झिल्ली हो गई आपकी। ठीक है, ये आपके केंद्रक छिद्र हो गए, यानी कि बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य हो गया। ये आपका क्या होगा? केंद्रिका या उपकेंद्रक जिसको बोलते हैं। और जो बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसके अंदर, वो है क्रोमेटिन जालिका। क्या जरूरी है? क्रोमेटिन जालिका। अब ये क्रोमेटिन धागा या क्रोमेटिन जालिका क्या होती है वो देखते हैं। अब बच्चों आपका जो सेल होता है, अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आपने 11वीं में जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा, माइक्रोस्कोप में देखते हैं अपन छोटे छोटे सेल, बहुत छोटे, ये तो बहुत बड़ा बड़ा सेल बना, लेकिन बहुत छोटा सेल होता है। पर क्या आप जानते हैं इसका जो इस कोशिका के नाभिक में या केंद्रक में जो डीएनए मौजूद है, वो डीएनए कितना लंबा होता है? वो डीएनए होता है 3 मीटर लंबा। कितना लंबा होता है? 3 मीटर। ये लंबा, बहुत लंबा होता है, 3 मीटर लंबा। अब इतनी सी सेल और उसमें 3 मीटर लंबा डीएनए कैसे कैसे समावेश हो सकता है ऐसा? तो उसके लिए क्या होता है, जो नाभिक में डीएनए होता है जो लगभग 3 मीटर लंबा होता है, इतने लंबे डीएनए को समायोजित करने के लिए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर जुड़ा होता है और क्रोमेटिन नामक संरचना के रूप में थ्रेड जैसी संरचना बनाता है। मतलब क्या है कि मान लो ये आपका क्या है? डीएनए। ठीक है, ये क्या है? डीएनए। और ये क्या है आपके? और ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या है? आपके हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये आपके क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो डीएनए होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है। क्या होता है? लिपट जाता है। तो ये क्या कैसा संरचना बनाता है? कुछ ऐसी। ये एक हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ है, दूसरे पे लिपटा हुआ है, ये तीसरे पे लिपटा हुआ है, ये चौथे पे लिपटा हुआ है, और ये पांचवें पे लिपटा है। तो क्या होता है? इसी तरह लिपटा रहता है ये, और ठीक है क्रोमेटिन नामक संरचना के रूप में थ्रेड जैसी संरचना बनाता है। अब जब इस बच्चों हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि ये ऐसा ऐसे धागे के रूप में जिसपे मानक या मोती लगे, ऐसा नजर आता है। ठीक है, स्ट्रिंग पर मोतियां लगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि माइक्रोस्कोप पे जब हम देखते हैं तो रस्सी पे मानक लगा हुआ अवतार किस में देखने को मिलता है? तो वो होता है क्रोमेटिन। ये हो गई क्रोमेटिन की बात। तो मतलब क्या है? क्रोमेटिन असली में क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन, लेकिन मेनली क्या है? वो डीएनए। तो क्रोमेटिन एक्चुअली में क्या है? डीएनए ही है। ठीक है, कुछ अलग सी चीज नहीं है, बस डीएनए ही। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी केंद्रक की, और केंद्रक में सबसे जरूरी बात किसकी होगी? क्रोमेटिन की। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है वो है गुणसूत्र। गुणसूत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोम, और ये बहुत जरूरी चीज है। अब होता क्या है, आप जानते हैं, ये एक सेल है, एक कोशिका है। कोशिका क्या होती है? विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है, उससे 2 नए सेल बनते हैं। ठीक है, जो कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है? क्रोमेटिन जो होता है संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। जो क्रोमेटिन में ऐसा फैला हुआ होता है ना, ऐसा 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 फैला हुआ होता है क्रोमेटिन, ये केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन फैला हुआ होता है, ये क्या होता है? संघनित हो जाता है, बिल्कुल संघनित हो जाता है। और कैसा कैसी संरचना बना लेता है? ये जो क्रोमेटिन है बिल्कुल ऐसा फैला हुआ फैला हुआ फैला हुआ फैला हुआ, ये संघनित होकर क्या होता है? कुछ ऐसी संरचना बना लेता है। कैसी संरचना? ऐसी। ठीक है, कैसी संरचना है ये? ऐसी संरचना। अब आप लोग में से कई लोग जिम करते देखा, या क्या पता आप लोग में से कई लोग जाते भी हो, तो नहीं उठाते ना,
क्या उठाते हैं? डंबल। तो ये किस आकार का है? डंबल आकार का, इसलिए उसको बोलते हैं डंबल आकार। ठीक है, तो क्या होता है? संघनित होकर, ठीक है, कोशिका विभाजन। कब होता है कोशिका विभाजन? सवाल पूछा जाता है कि एक साधारण कोशिका में जो आपके गुण सूत्र हैं वो कब कब मौजूद होते हैं? कब मौजूद होते हैं? सिर्फ कोशिका विभाजन के दौरान ही मौजूद होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब हमने बात करी, अभी अभी हमने बात करी कि जो डीएनए है, आपका जो डीएनए है, ठीक है, वो हिस्टोन के साथ मिलके क्या बना रहा था? क्रोमेटिन बना रहा था, क्रोमेटिन धागा बना रहा था। और एक क्रोमेटिन धागा संघनित होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बना रहा है या गुणसूत्र बना रहा है। क्या बना रहा है? ये गुणसूत्र बना रहा है। तो गुणसूत्र भी क्या है? असल में गुणसूत्र भी क्या है? डीएनए ही तो है। डीएनए से बना है क्रोमेटिन धागा, और क्रोमेटिन धागे से बने आपके गुणसूत्र। तो गुणसूत्र भी क्या है? डीएनए ही है, और कुछ नहीं है। गुणसूत्र भी क्या है? डीएनए। ये बहुत जरूरी चीज है कि डीएनए से बनके बनता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन से बनता है गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र असल में क्या है? डीएनए ही है, और कुछ नहीं है, बस डीएनए ही है, कोई अलग सी चीज नहीं है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोगों को परेशानी आती है समझने में, क्रोमेटिन क्या है, गुणसूत्र क्या है, और डीएनए क्या है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो आप सभी। ठीक है, अब जो कोशिका विभाजन होता है उसमें बहुत सारे उसके स्टेजेस होते हैं, या अलग अलग जो है वो, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। ठीक है, अब उन्हीं में से दो प्रक्रिया के नाम होता है, एक होता है मध्यावस्था, दूसरा होता है पश्चावस्था। वैसे कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं। एक होता है पूर्वावस्था भी होता है, मध्यावस्था भी होता है, पश्चावस्था भी होता है, और एक अंतावस्था भी होता है। ठीक है, बात करते हैं, ये हमारा गुणसूत्र है। अगर इस गुणसूत्र का माप लेना हो कि कितने कितने सेंटीमीटर का है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, जो भी है, कितना माप है इसका, तो हम कौन सी अवस्था को देखते हैं? मध्यावस्था को। परंतु इसका आकार देखना हो, जो उसका डंबल शेप जो हमने हमने बताया, डंबल आकार जो बताया, वो देखना हो तो हम क्या यूज करते हैं? पश्चावस्था। क्या यूज करते हैं? पश्चावस्था। अब बच्चों, मध्यावस्था को क्या बोलते हैं? मेटाफेज। और पश्चावस्था को क्या बोलते हैं? एनाफेज। ये अपना क्या है? माप। ठीक है, माप, म से माप और म से मेटाफेज। और ये आकार है, अ से आकार और अ से एनाफेज। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है, यानी कि क्या है? डीएनए से बनता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से बनता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र असल में क्या है? डीएनए ही है। ठीक है, माप जो होगा मध्यावस्था में, और आकार पश्चावस्था में। याद करने का तरीका आपको बता दिया, और उसकी संरचना क्या होती है? डंबल आकार की होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है स्लाइड है, वो ये, इसमें लिखा है कि प्रत्येक सामान्य कोशिका, ठीक है, सामान्य कोशिका पे बहुत जरूरी चीज, कि प्रत्येक सामान्य कोशिका द्विगुणित होती है। ठीक है, क्या होती है वो? द्विगुणित होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रत्येक गुणसूत्र संख्या में दो है। ठीक है, दो है। और इसका दूसरा मतलब क्या है? गुणसूत्र एक जोड़े के रूप में मौजूद है। ठीक है बच्चों, एक और अपन वाक्य पढ़ते हैं कि प्रत्येक युग्मक क्या होता है? गैमीट। ठीक है, प्रत्येक युग्मक अगुणित होता है, प्रत्येक युग्मक अगुणित होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? प्रत्येक गुणसूत्र संख्या में एक है, और इसका मतलब होता है कि गुणसूत्र जोड़ी का केवल एक सदस्य ही मौजूद है। अब ये जो दो वाक्य लिखे हैं, इनका मतलब क्या है? मतलब समझते हैं इनका। ये है आपकी एक साधारण कोशिका। क्या है ये? साधारण कोशिका। साधारण कोशिका को क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेल। शब्दों पे बहुत ध्यान दो, बायोलॉजी में शब्दों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल साधारण सेल की, कोई असाधारण सेल की नहीं, सिर्फ साधारण सेल की। ये कहना चाहता है कि हर गुणसूत्र दो के जोड़े में होता है, या दो की संख्या में होता है। ठीक है, मान लो पहले बात करते हैं हम गुणसूत्र, मैं खाली गुण लिख रहा हूँ, गुणसूत्र नंबर 1 की, फिर बात करता हूँ गुणसूत्र नंबर 2 की, उसके बाद बात करता हूँ गुणसूत्र नंबर मान लो 7 ले लेता हूँ मैं, फिर लेता हूँ गुणसूत्र नंबर 14। ठीक है, तो कहना क्या चाहते हैं? प्रत्येक सामान्य कोशिका द्विगुणित होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक गुणसूत्र संख्या में दो है। जो गुणसूत्र नंबर 1 है, उसकी वो संख्या में कितना है? 2 में है, यानी एक जोड़े में है। समानार्थी गुणसूत्र नंबर जो 2 है वो भी 2 की संख्या में है। गुणसूत्र नंबर 7 वो भी 2 की संख्या में, यानी जोड़े में है। और गुणसूत्र 14 भी क्या है? गुण। इसका मतलब कि कोई भी गुणसूत्र हो, क्या होगा? जोड़े में होगा या फिर 2 की संख्या में होगा। क्या होगा? जोड़े में होगा या फिर 2 की संख्या में होगा।
वही हम बात करते हैं। अभी हमने शब्द बोला विभाजन। अब विभाजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मियोसिस। क्या है ये? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री में क्या होता है, जो आपके गुणसूत्र है वो आधे हो जाते हैं। तो और एक साधारण सेल, अर्ध, जो भी आपकी एक साधारण जंतु जो सेल होती है, जो जनन कोशिका जो होती है, साधारण जनन कोशिका, वो अर्धसूत्री विभाजन के क्या बात क्या बनाती है? युग्मक बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? युग्मक। ये आपका क्या है? युग्मक। इधर की तरफ क्या है आपका? युग्मक। कौन बनाते हैं? साधारण जनन कोशिकाएं। सिर्फ साधारण जनन, हर कोशिका नहीं, सिर्फ साधारण जनन कोशिकाएं जो है वो क्या बनाती हैं? अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाती हैं। अब इसको पढ़ते हैं वापस कि प्रत्येक युग्मक अगुणित होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक गुणसूत्र संख्या में एक ही है। इसका मतलब है जो जोड़े का केवल एक सदस्य ही मौजूद है। मतलब क्या है? अब जो गुणसूत्र एक पहला है उसका भी एक ही सदस्य है, गुणसूत्र नंबर 2 है उसका भी एक ही सदस्य है, गुणसूत्र नंबर जो 7 है उसका भी एक ही सदस्य है, और गुणसूत्र नंबर 14 जो है उसका भी एक ही सदस्य है। कहने का मतलब खाली एक ही है, जोड़े का एक ही भाग है या फिर एक ही है, संख्या में एक ही है। आगे बात समझ में। साधारण सेल क्या है? द्विगुणित है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 के नंबर में है या जोड़े के रूप में है। प्रत्येक युग्मक जो है वो अगुणित है, यानी कि प्रत्येक की संख्या एक है, हर जोड़ी का खाली एक ही सदस्य है। तो मान लो इसमें अगर मैं बिल्कुल टोटल करूँ इसका, ठीक है, इन सबको गिनूं अगर मैं, ठीक है, तो जो गुणसूत्र की संख्या है, मान लो मैंने उसको लिखा n, ठीक है, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी है n। तो मान लो इसके अंदर क्या है? n जो है, जो है कुल गुणसूत्र की संख्या है। तो कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी है? युग्मक के अंदर n है। तो बताओ इसके अंदर कितनी होगी? साधारण कोशिका के अंदर अगर इसमें n है तो इसमें कितनी होनी चाहिए? अब हम जानते हैं इसमें इसका आधा हो जाता है, तो इसमें क्या अगर इसमें इसका आधा है तो इसमें इसका क्या होगा? डबल होगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 2n। इसलिए मैंने यहाँ ही लिखा है। तो द्विगुणित को अपन कैसे संबोधित करते हैं? 2n। जहाँ भी 2n लिखा है मतलब द्विगुणित है, और जहाँ भी n लिखा है मतलब अगुणित है। ठीक है, ये सिर्फ इसको संबोधन करने का एक जरिया होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि एक साधारण कोशिका के अंदर कुल कितने गुणसूत्र हैं? 2n बराबर है। और एक युग्मक के अंदर कितने गुणसूत्र हैं? n के बराबर है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक मानव की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? अपन मानव की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब बात बताओ, एक मानव की साधारण कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? या आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब में पढ़कर आए हो, कितने होते हैं? 46। यानी कि साधारण कोशिका क्या होती है? द्विगुणित, यानी 2n में कितने होते हैं? 46। ठीक है, तो बताओ उसके युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे? युग्मक में जो कि क्या है? n है, यानी इसका आधा है, तो आधे में कितने होंगे? 23 होंगे। ये तो हो गई मानव की बात। अब बच्चों ये जो पार्ट है इसके अंदर आपको क्या होगा? एक पौधे का जिक्र बहुत बार मिलेगा, वो मटर। तो बात करते हैं मटर के अंदर कितने गुणसूत्र संख्या होती है? कुल कितने गुणसूत्र है मटर के अंदर? 14। याद रख रहे हैं, सवाल पूछा जाता है मटर के अंदर कुल कितने गुणसूत्र है? 14। तो बताओ मटर के युग्मक में कितने होंगे? तो उसके जस्ट आधे। क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है? युग्मक बन रहा है अर्धसूत्री विभाजन से, इसलिए आधे होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। क्या है सिंपल सी चीज? कि प्रत्येक सामान्य कोशिका द्विगुणित होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रत्येक गुणसूत्र संख्या में 2 है। ठीक है, इसका मतलब है कि गुणसूत्र जो है वो एक जोड़े के रूप में मौजूद है। साथ ही साथ प्रत्येक युग्मक अगुणित होता है। इसका मतलब है प्रत्येक गुणसूत्र संख्या में 1 है, और इसका मतलब है कि गुणसूत्र जोड़ी में का केवल एक ही हिस्सा है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझनी, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर वापस आएंगे अगर नहीं समझ आएगा तो। बात करते हैं हम अलग चीज़ की, प्रजनन। प्रजनन को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? प्रजनन। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रजनन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो प्रजनन में क्या होता है, प्रजनन दो तरीके का होता है। प्रजनन का मतलब क्या होता है, एक कोशिका जो होती है अपनी संतानें बनाती है, मतलब कोशिकाओं से संतानें बनती है, और सरल भाषा में यही मतलब होता है, एक कोशिका से अलग उसकी संततित कोशिकाएं बन रही है। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है अलैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है लैंगिक या फिर यौन प्रजनन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ए सेक्शुअल। क्या बोलते हैं, ए सेक्शुअल। और इसको क्या बोलते हैं, सेक्शुअल। ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन कौन सी कोशिकाओं में देखा जाता है, एक कोशिका, यानी कि एक कोशिका वाले जीवों में। और ये कौन से जीवों में होता है, जहां पे बहु कोशिकाएं होती है, यानी कि मानव जैसे हम में क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। यहाँ पे युग्मक का निर्माण जो होता है, ये गलत लिखा गया, यहाँ पे जो होता है नहीं होता है, और यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलता है। यहाँ जो युग्मक का निर्माण होता है, यहाँ युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। यहाँ जो संतानें बनती है वो बिल्कुल माता पिता की प्रति होती है, यानी बिल्कुल समान होती है उनकी। अगर वो ऐसे हैं तो वो भी ऐसे ही होंगे। ठीक है। यहाँ जो संतान है वो माता पिता से भिन्न होती है। मान लो माता थोड़ी सांवली है, पिता थोड़े गोरे हैं, पता बड़ा बच्चा बिल्कुल काला है। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपकी संतानें हैं वो माता पिता से भिन्न होती हैं। ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, एक कोशीय जीव में, बहुकोशीय जीव में युग्मक जो होगा नहीं बनेगा, यहाँ युग्मक बनेगा। यहाँ संतान बिल्कुल माता पिता की प्रति होगी या समान होगी, यहाँ भिन्न होगी। यहाँ जो शब्द होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोन। जो संतानें अपने माता पिता के एकदम प्रति होती है, उनमें कोई भी असमानता नहीं हो, उनको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ये आगे जो शब्द है आगे यूज आएगा, कहाँ आएगा अपन आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जो प्रजनन होती है, ठीक है, उसकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है, बात करते हैं। ये अपना क्या है, नर, और ये है मादा। अब एक साधारण कोशिका में ये दोनों के दोनों क्या है, जनक है, यानी इसके माता पिता है, ये पिता है, ये माता है। अब साधारण कोशिका है, ये एक साधारण कोशिका है, ये क्या है, साधारण कोशिका। यहाँ पे क्या है, साधारण कोशिका। बताओ साधारण कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या को हम कैसे संबोधित करते हैं, 2n से, 2n से। यानी कि क्या है ये द्विगुणी है, और ये भी क्या है, द्विगुणी है, यानी हर क्रोमोसोम एक या हर गुणसूत्र एक जोड़े के रूप में है। ठीक है, हर गुणसूत्र एक जोड़े के रूप में। अब इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। युग्मक को बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं गैमीट। ठीक है, ठीक है, क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। अब युग्मक की जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या करेगा, आधा करेगा, तो यहाँ n होगी। इसको कैसे संबोधित करेंगे, n, यानी कि गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी, यानी कि हर जोड़े का एक ही हिस्सा होगा या फिर हर जोड़े में से एक ही सदस्य होगा। आ गई बात समझ में। ठीक है। अब जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, दो युग्मक आपस में मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनुज, जिसको अपन बोलते हैं जाइगोट। क्या बनाएंगे, युग्मनुज बनाएंगे। और ये युग्मनुज यहाँ से भी n आया, यहाँ से भी n आया, मिलके क्या बना, ये 2n। तो यानी कि क्या हुआ, जो युग्मनुज बना वो भी क्या हो गया, द्विगुणी हो गया। यानी जो हमारे संतान बनी वो भी क्या, द्विगुणी। जो इसके जनक थे वो भी द्विगुणी थे, जो संतान बनी वो भी द्विगुणी। ये जो आपका जनन होता है उसका एक सारांश है एक तरह से। इतनी छोटी प्रक्रिया नहीं होती, बहुत बड़ी होती है, वो अपन पहली इकाई में पढ़ेंगे। एक छोटी सी जो आपको समझने के लिए बता रखे कि कैसे होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये तो आगे बिल्कुल कक्षा 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं की बात है। ठीक है। अब अपन जो अपना मेन जो चैप्टर है वो देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे, वो है अनुवांशिकता और विविधता। क्या है ये, अनुवांशिकता और विविधता। ठीक है, अनुवांशिकता और विविधता। अब पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, वो ये है कि आपने कभी देखा है कि एक हाथी जो है वो हमेशा हाथी को ही पैदा करता है। ठीक है, ये हाथी और ये हाथी का बच्चा है। आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे खाली आम ही क्यों लगते हैं, सेब, केला, जामुन ऐसा कुछ क्यों नहीं लगता, खाली आम ही क्यों लगते हैं इसके अंदर। और ये दो हमारे मानव है, हमारे ह्यूमन बीइंग है, मानव है। तो मानव हमेशा मानव को ही क्यों पैदा करता है। ठीक है, मानव के बच्चे मानव ही क्यों होते हैं, कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं होते, हम कुत्ता बिल्ली क्यों पैदा नहीं करते। कभी सोचा है आप सबने, कभी मन में प्रश्न आया कि हाँ यार
कि यार उस फलाना के तो कि ना कि हमारे भाई के तो कुत्ता पैदा हुआ या बिल्ली पैदा हुआ, ऐसा तो कभी नहीं सुनते। इंसान ही पैदा होता है ना, इंसान के इंसान पैदा होता है, हाथी के हाथी पैदा होता है, आम के पेड़ पे आम लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है, मन में आए? तो इन सभी सवालों के जवाब जो होता है वो कौन देता है? वंशागति या अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। कौन देता है? वंशागति या फिर अनुवांशिकता। कौन देता है? वंशागति और अनुवांशिकता। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा है कि ये इनका जनक है और जनक से संतान में अनुवांशिक जानकारी का संचरण या स्थानांतरण, यानी कि जो भी लक्षण हमारे इस जनक में है वही लक्षण हमारे इस संतान में भी मिलेंगे आपको। तो जनक से संतान में आनुवांशिक जानकारी का संचरण या स्थानांतरण, यहाँ से जो लक्षणों का या आनुवांशिक जानकारी का यहाँ से यहाँ स्थानांतरण, जनक से उनकी संतान में स्थानांतरण या फिर संचरण को ही क्या बोलते हैं? वंशागति या अनुवांशिकता। ठीक है, तो इन सभी सवालों के जवाब कौन देता है आपकी? तो इन सभी सवालों का जवाब कौन देता है? वंशागति और अनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी। ठीक है, तो ये क्या होती है? जनक से संतान में अनुवांशिक जानकारी का संचरण या स्थानांतरण। ये हमारा जनक है और ये उनकी संतान है। तो जनक से संतान में अनुवांशिक जानकारी या लक्षणों का संचरण या स्थानांतरण, यही हमारी वंशागति या फिर क्या होती है? अनुवांशिकता होती है। ठीक है, यही हमारी क्या होती है? जनक से संतान में अनुवांशिक जानकारी का संचरण एवं स्थानांतरण क्या होता है? वंशागति और अनुवांशिकता। आगे चलते हैं। अब आप ये देखो, ये एक माता पिता है, इनके ये दोनों बच्चे, एक बच्चा थोड़ा सा सांवला से, ये बहुत गोरी सी बच्ची है, ये गोरा है थोड़ा काली है, पर ये बच्चा गोरा है, ये बच्चे क्या है? थोड़ा काले, दोनों ही आपस में लगे। ये दो कुत्ते हैं। ठीक है, एक कुत्ते का एक बच्चा है जिसमें यहाँ इसके दोनों यहाँ ब्राउन हो रहा है, इसके यहाँ दोनों ब्राउन है, ये तो बच्चा बिल्कुल ही सफेद है। जो भी भाई बहन है ये सब आपस में क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ये तीन भाई बहन है, क्या ये एक जैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एक जैसे नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये क्या समान है? नहीं, सब क्या है? असमान है, भिन्न है, विभिन्न है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? विविधता या फिर वेरिएशन। क्या बोलते हैं? विविधता या फिर वेरिएशन। तो जनक और संतान के बीच का अंतर, ये हमारा जनक, ठीक है, और ये हमारी संतान। तो जनक और संतान के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विविधता या वेरिएशन। अब जो विविधता का मुख्य कारण क्या होता है? लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है? गुणसूत्रों में पुनर्संयोजन होता है। उसके बाद क्या होता है? जीनों का आदान प्रदान। उसके बाद क्या होता है? नया जीन संयोजन होता है। क्या होता है? ये हमारा एक कोशिका है, ये इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है। जब हमारा कोशिका विभाजन हो रहा होता है तो जो गुणसूत्र है वो क्या होता है? डबल हो जाता है। क्या होता है? डबल हो जाता है। कब, कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? डबल हो जाता है। अब ये डबल हो गया तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसे बना सकता हूँ मैं इसको। तो ये दोनों क्या है? ये मान लो गुणसूत्र नंबर 1 है। और बच्चों ये जो जोड़ा होता है ना, ये जो जोड़ा होता है कि ये गुणसूत्र नंबर 1 है, ये इसका जोड़ा है, इस जोड़े को क्या कहते हैं? इस जोड़े को अपन क्या कहेंगे? हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि इसका मतलब है कि गुणसूत्र एक जोड़ी में है। तो ये जो जोड़ा है, ये जो जोड़ा है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समजात गुणसूत्र। क्या कहेंगे? समजात गुणसूत्र। तो जोड़े को हम क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र। आगे ये शब्द इस्तेमाल होगा, कैसे होगा वो बताते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे विविधता या वेरिएशन। अब मैंने बोला कि विभाजन के दौरान जो हमारा गुणसूत्र है वो क्या होता है? दो गुना हो जाता है। दो गुना हो जाता है, यानी जो ये एक गुणसूत्र था, ये दूसरा गुणसूत्र, ये क्या हो गया? दो गुना हो गया, डबल हो गया। और ये दोनों गुणसूत्र है क्या? गुणसूत्र नंबर 1 ही तो है। दोनों आपस में क्या है? समजात गुणसूत्र है। क्या है? समजात गुणसूत्र है तो गुणसूत्र एक ही, भले ही दो गुने हो गए तो क्या होगा? है तो क्या? गुणसूत्र नंबर 1, यानी कि समजात गुणसूत्र। अब होता क्या है? इन जो समजात गुणसूत्रों में आदान प्रदान हो जाता है। क्या होता है? आदान प्रदान हो जाता है, जिनको बोलते हैं अपन पुनर्संयोजन। इस पूरी
प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पुनर्संयोजन बोलते हैं। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द पुनर्संयोजन। इस कारण क्या होता है? इस कारण क्या होता है? नए जीन का संयोजन हो जाता है, नए जीन बनते हैं और वो नए लक्षण लेकर आते हैं। ठीक है, क्या होगा अभी आगे और आपको समझ आ जाएगा। विविधता का अन्य कारण होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन उसका एक अन्य कारण भी हो सकता है। अब विविधता दो प्रकार की होती है। पहली होती है दैहिक, दूसरी होती है जीवाणु संबंधित। दैहिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोमेटिक। ठीक है, और जैविक को क्या बोलते, जीवाणु संबंधी को बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं सोमेटिक, इसको बोलते हैं जीनोटिपिक। ठीक है, अब दैहिक क्या होता है और जीवाणु संबंधित क्या होता है, अंतर क्या होता है? तो जीवाणु संबंधित का मतलब है जो भी जनन कराएंगे, आपकी जो भी कोशिकाएं जनन कराती हैं, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, जो भी कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर जो भी विविधताएं मौजूद होंगी या इनके अंदर जो भी विविधताएं होंगी वो जनक से संतान में स्थानांतरण होंगी। परंतु जो दैहिक कोशिकाएं होती है, यानी कि अपने अपने जो मस्तिष्क हो गया, हमारा दिल हो गया, फेफड़े हो गए, हमारा पाचक जो अंग होते हैं, पाचक अंग होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? दैहिक होते हैं। इनके अंदर जो भी विविधता आएंगी वो क्या होंगी? अपने जनक से संतान में नहीं जाएंगी। परंतु जो विविधताएं जनन कोशिकाएं में आएंगी, शुक्राणु या अंडाणु वाली कोशिकाओं में आएंगी, वो जो विविधताएं हैं वो जनन से संतान में स्थानांतरण होंगी। तो क्या पढ़ा हमने? जनक और संतान के बीच का अंतर। विविधता का मुख्य कारण क्या है? लैंगिक जनन। उसका अन्य कारण क्या है? उत्परिवर्तन। और जो लैंगिक जनन है उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया काम आती है? पुनर्संयोजन। इसी की वजह से विविधता आती है। और विविधता दो प्रकार की होती है, दैहिक एवं जीवाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी वंशागति और विविधताएं। अब अनुवांशिकता और वंशागति तथा वंशागति एवं विविधताओं का सामूहिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। तो जो वर्ड पढ़ते हैं अपन, शब्द पढ़ते हैं जेनेटिक्स या अनुवांशिकी, वो असल में क्या है? विविधताओं तथा वंशागति एवं अनुवांशिकता का ही अध्ययन है। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनती है? अनुवांशिकी बनती है। ठीक है, क्या बनती है? अनुवांशिकी ही बनती है। अब बात करते हैं कुछ इतिहास की। अब ये इतिहास बहुत जरूरी है। तो जो अनुवांशिकी शब्द था वो किसने दिया था बच्चों? बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? बैटसन। अनुवांशिकी शब्द। और जो अनुवांशिकी के जनक हैं, यानी कि फादर हैं, यानी पिता हैं, उसके जनक हैं, वो कौन है? जी.जे. मेंडल। ठीक है, ग्रेगरी जॉर्ज मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? बैटसन है। यही बैटसन, ठीक है, जिन्होंने शब्द दिया था, वही आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है। बात करते हैं प्रायोगिक अनुवांशिकी यानी एक्सपेरिमेंटल अनुवांशिकी की। जो भी प्रयोग होते हैं वो इसमें आते हैं प्रायोगिक अनुवांशिकी। वो उसके जनक कौन है? मॉर्गन। कौन है? मॉर्गन। पांचवा है मानव अनुवांशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक्स के जनक कौन है? ए गेरोड। कौन है? ए गेरोड। अब याद कैसे करें? ठीक है, तो बैटसन को क्या अंग्रेजी में मैं क्या लिख सकता हूँ? बैटसन। ठीक है, और जो शब्द है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? वर्ड। ठीक है, और ये जो आपकी आधुनिक है, आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न। क्या होता है? मॉडर्न। ठीक है, ये एम, ये बी और डब्ल्यू। एक गाड़ी का नाम सुना है आपने? ये कौन सी गाड़ी है? बी एम डब्ल्यू। कौन सी गाड़ी है? BMW। तो बी से बैटसन, एम से मॉडर्न और डब्ल्यू से वर्ड। तो BMW से इसको याद करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी अनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स। आगे बात करते हैं हम। तो अब आगे बात करते हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अब जो चैप्टर है इसके अंदर कुछ बहुत ज़रूरी शब्द आएंगे। अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये इसी चैप्टर के अंदर बहुत बार इस्तेमाल हुए हुए हैं और बहुत ही थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनसे थोड़ी परेशानी आती है। तो हम क्या करें, इनको एक ही जगह संकलित करके आपको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, कोई शब्द इधर है, कोई शब्द इधर है, कोई शब्द इधर है, कोई शब्द इधर है, तो हमने क्या किया, उन सभी शब्दों को यहाँ संकलित किया जो आपके आगे आने वाले पार्ट में आप इस्तेमाल होंगे, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो पहली बात करते हैं। सबसे पहले होता है लक्षण, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर, और दूसरा शब्द होता है विशेषक, जिसको बोलते हैं ट्रेड्स,
या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, विपरीत विशेषक या विपरीत लक्षण, अंग्रेजी में बोलते हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो क्या है लक्षण और विशेषक, क्या है लक्षण है और विशेषक है। लक्षण क्या बताता है, क्या विशेषता है, विशेषता क्या है, और विशेषक क्या बताता है, ये जो विशेषता है किस तरह की विशेषता है, किस तरह की विशेषता है। ठीक है, तो हमको लक्षण क्या बताता है, क्या विशेषता है, और विशेषक यानी ट्रेट्स क्या बताता है, किस तरह की विशेषता है। ठीक है, मान लो एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक फूल है, यहाँ पर क्या है, एक फूल है। तो बात करते हैं लक्षण की या कैरेक्टर की, क्या विशेषता है। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, लंबाई, पौधे की लंबाई, फूल का रंग, या फिर फली का आकार या फली का रंग। तो क्या विशेषता है, लंबाई, लंबाई क्या एक विशेषता है, रंग, रंग भी क्या एक विशेषता है, फली का आकार, फली का आकार भी क्या है, फली का आकार, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, तो लंबाई, रंग और फली का आकार, ये सब क्या है, विशेषता है। विशेषता यानी लक्षण है, लक्षण यानी कैरेक्टर है। तो लक्षण या फिर कैरेक्टर क्या है, विशेषता, विशेषता है। विशेषता बोले तो लंबाई, रंग, फली या और भी कुछ हो, ये सब क्या बता रही है, इस पौधे की विशेषताएं बता रही है कि इसकी लंबाई कैसी हो सकती है, रंग कैसा हो सकता है, फली कैसा हो सकता है। अब जो विशेषक है, विशेषक हमको क्या बताता है, किस तरह की विशेषता है, विशेषता किस तरह की है। हमने बात करी लक्षण के लंबाई, तो इसके विशेषक क्या हो सकते हैं, या तो लंबा होगा या छोटा होगा, क्या हो सकती है, या तो लंबा होगा या छोटा होगा। तो ये तो क्या है, विशेषता है, और जो विशेषक है वो क्या है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। बात करें फूल के रंग की, ठीक है, तो या तो बैंगनी हो सकता है या सफेद हो सकता है। क्या है लक्षण, क्या है विशेषता, क्या है रंग, उसका विशेषक क्या है, या तो बैंगनी होगा या सफेद होगा। बात करें फली के आकार की, तो फली का आकार या तो वो फूली भी हो सकती है या फिर झुर्रीदार हो सकती है। तो ये क्या है, विशेषता है, और ये कैसी विशेषता, कैसी है, किस तरह की विशेषता है, कि फूली हुई है, झुर्रीदार है, बैंगनी है, सफेद है, लंबी है, छोटी है। और विशेषता क्या होती है, लंबाई, रंग और फली। आगे बात समझ में, लक्षण क्या होता है, कोई विशेषता, और विशेषक क्या होते हैं, वो विशेषता किस तरह की है वो होता है। ठीक है, बहुत ठीक है, समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अब ये बहुत 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 ज़्यादा जरूरी चीज़ है, कारक या फिर जीन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में अपन जीन ही कहते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, यह डीएनए का एक हिस्सा है। क्या है, डीएनए का हिस्सा है जो कि गुण सूत्र पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित है, ये गुण सूत्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है, क्या है, डीएनए का एक हिस्सा है। डीएनए का स्थित कहाँ स्थित है, डीएनए पर स्थित है, जो माता पिता से संतान में संचारित होता है। ये माता पिता से कहाँ जाता है, संतान में जाता है। कारक आनुवांशिकता की इकाई है जो वंशानुक्रम और लक्षण की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। मतलब कान ये क्या बोलना चाह रहा है, कारक आनुवांशिकता की इकाई है, यानी इसकी एक यूनिट है जो कि वंशानुक्रम और लक्षण की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसको भी समझेंगे, पहले पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, क्योंकि एक सामान्य कोशिका, क्योंकि एक सामान्य कोशिका द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है, यानी गुणसूत्र दो या जो दो होते हैं या जोड़ी में होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी गुणसूत्र दो या जोड़ी में होते हैं, और कारक या जीन गुणसूत्रों पर ही तो स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसीलिए जीन भी एक जोड़े के रूप में या दो की संख्या में मौजूद होते हैं। क्या कहना चाह रहा है, सामान्य कोशिका द्विगुणित है, यानी गुणसूत्र दो की संख्या में है, जोड़े में है। और क्योंकि कारक या जीन भी गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, इसका मतलब क्या है, जीन भी एक जोड़े के रूप में जो है संख्या में मौजूद होते हैं। और जब ये जीन जोड़े के रूप में होते हैं, ये बहुत जरूरी चीज़ है, जब ये जीन जोड़े के रूप में मौजूद होता है तो ये क्या निर्धारित करता है, लक्षण। लक्षण बोले तो विशेषता, यानी कि लंबाई, रंग या फिर फली का आकार। तो जब ये जोड़ी के रूप में होता है तो क्या नियंत्रित करता है, ये लक्षणों को नियंत्रित करता है। अब जो बच्चों ये जानकारी के लिए है कि जो तत्व या कारक शब्द था, ये किसने दिया था, मेंडल ने, और जोहानसन ने जो शब्द दिया था वो था जीन था। ठीक है, तो दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने दोनों ने इसको एक अलग नाम दिया था। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका, पहले से स्टार्ट करते हैं। तो ये डीएनए का हिस्सा है, तो ये हमारा डीएनए है। तो ये भी क्या एक्चुअली में डीएनए का हिस्सा है जो गुण सूत्रों पर स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं अपन। ठीक है, कहाँ स्थित है, गुण सूत्रों पर स्थित है। हमने गुण सूत्र बनाई, एक साधारण कोशिका है,
ये क्या है, एक साधारण कोशिका है, एक साधारण कोशिका है। और साधारण कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है। इसको मैं 2n लिखूंगा आपसे, क्या होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, और इसने क्या कहा है, जो भी, ठीक है, एक सामान्य कोशिका द्विगुणित हो, साधारण कोशिका द्विगुणित है, यानी गुणसूत्र 2 या 2 से जोड़े में है। ये हमने जोड़ा बना ही दिया है। और कारक या जीन भी कहाँ स्थित है, गुणसूत्र में। ये एक कारक जहाँ स्थित है, एक कारक यहाँ स्थित है। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र भी जोड़े में है तो जीन भी क्या होंगे, जोड़े में ही होंगे। जीन भी क्या होंगे, जोड़े में होंगे। और जब ये जोड़े में होंगे, यानी कि जो साधारण जो सेल है या साधारण कोशिका है, इसमें दोनों के दोनों जीन या कारकों का मौजूद होना जरूरी है, तभी के तभी ये एक लक्षण को निर्धारित कर पाएंगे। ठीक है, तभी तभी एक लक्षण को निर्धारित कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात समझने। अब एक और वैज्ञानिक थे, मॉर्गन, जो कि हम पहले पढ़ चुके। मॉर्गन ने क्या दिया था, प्रायोगिक अनुवांशिकी दी थी। ठीक है, अब इसको कैसे संबोधन कर सिखाया मॉर्गन ने, अंग्रेजी की वर्णमाला से, जो ABCDEFG होती है ना, तो अंग्रेजों की वर्णमाला, तो ए, बड़ा ए छोटा ए, बड़ा बी छोटा बी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा आर और छोटा आर। तो मॉर्गन ने क्या करा, संबोधन करने के लिए, जीन के संबोधन करने के लिए क्या इस्तेमाल करी, अंग्रेजी की वर्णमाला। और हमें भी यही इस्तेमाल करनी है। अब आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसमें भी हमें भी यही इस्तेमाल करनी है, अंग्रेजों की वर्णमाला। तो अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लो भाई साधारण कोशिका जो कि क्या है, 2n है, यानी कि द्विगुणी है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र नंबर 4 ले लो। चलो, ये गुणसूत्र नंबर 4 है, उसका ये एक जोड़ा है जो कि 2 में है, और यहाँ पे भी एक जीन है और जीन है। मान लो ये जो एक जोड़ी जीन है, ये जो एक जोड़ी जीन है, ये कौन सा लक्षण निर्धारित करती है, लंबाई। ठीक है, कौन सी लक्षण निर्धारित करें, लंबाई। और मैं चाह रहा हूं कि मैं इस लंबाई को संबोधित करूं, तो मैं चाह रहा हूं इस लंबाई को अपन कौन से अक्षर से संबोधित करें, टी से। अब या तो कैपिटल टी हो सकता है या फिर छोटा टी हो सकता है। आगे बात इस समय इसको अपन अभी और समझते हैं। ठीक है, आगे बात ये समझ में कि कारक और जीन क्या होता है। कारक जीन क्या होता है, डीएनए का ही एक हिस्सा होता है, जो कि कहाँ स्थित है, गुणसूत्रों पर स्थित है। क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, जोड़े में होती है, इसीलिए साधारण कोशिका में जीन या कारक भी जोड़े में होते हैं और 2 की संख्या में होते हैं। और जब ये जोड़े में होते हैं या 2 की संख्या में, तभी, सिर्फ तभी ये क्या निर्धारित करते हैं, लक्षण को निर्धारित करते हैं। किसको निर्धारित करते हैं, लक्षण को निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है युग्म विकल्पी या फिर अलील। इसको अंग्रेजी में अपन अलील ही कहते हैं, युग्म विकल्पी या फिर अलील। अब इसको समझते, इसको भी दोबारा पढ़ते हैं अपन। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। ये जीन के प्रकार है, सरल भाषा में पहली लाइन में समझ आते हैं। ये जीन के प्रकार, अभी अपन ने क्या पढ़े, जीन पढ़े, और ये क्या है, जीन का प्रकार ही है। ठीक है, जीन कितनी तरीके के हो सकते हैं, ये जीन का प्रकार ही है। जो समजात गुणसूत्र, अभी मैंने बताया आपको, समजात गुणसूत्र क्या होता है, जो जोड़ा होता है ना गुणसूत्र का, उसी को क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र बोलते हैं। तो गुण समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अब क्योंकि जीन जोड़ी में होते हैं, जीन किस में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। किस में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। और युग्म विकल्पी क्या है, जीन के प्रकार है, और जीन जोड़े में। तो युग्म विकल्पी जो भी प्रकार का हो, वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो, वे भी जोड़ी में ही होते हैं। अर्थात ये एक जोड़ा है, ये दोनों जीन है। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसी प्रकार का है, ये भी किसी और प्रकार का है। अर्थात मतलब क्या है, भले किसी प्रकार को होंगे तो है तो क्या, जीन ही है। और जीन कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो क्योंकि जीन जोड़े में होते हैं, युग्म विकल्पी जो भी प्रकार के हो, वह भी जोड़ी में ही होते हैं। और जब वे जोड़ी में मौजूद होते हैं, और जब वे जोड़े में मौजूद होते हैं, तो वो क्या निर्धारित करते हैं, विशेषक। क्या निर्धारित करते हैं, विशेषक, यानी कि पौधा लंबा है या छोटा है। ठीक है, तो क्या निर्धारित करते हैं, विशेषक। संबोधन, क्योंकि लक्षण विपरीत है, अर्थात अब लक्षण क्या है, विपरीत है, अर्थात विपरीत ध्रुव की तरह है। मतलब दो अलग अलग है, यानी एक काला है, एक गोरा है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक बड़ा है तो एक छोटा है। ठीक है, एक काला है तो गोरा है, सफेद है या काला है, मतलब कि। ठीक है, तो क्योंकि लक्षण विपरीत है, यानी बिल्कुल विपरीत ध्रुव की तरह है, इसलिए हम विपरीत लक्षणों के लिए, किनके लिए, विपरीत लक्षण, यानी विपरीत लक्षण या विपरीतार्थ विशेषक, या सिंपली बोले तो विशेषक के लिए एक अक्षर के, खाली एक ही अक्षर के बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों का उपयोग करते हैं। मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर का, पर वो एक ही अक्षर होना चाहिए। अगर ए यूज करें तो बड़ा भी ए होना चाहिए, छोटा भी ए होना चाहिए। बी यूज करें तो बड़ा बी और छोटा बी। टी यूज करें तो टी और छोटा टी। ठीक है,
तो क्या पढ़ा हमने, ये भी क्या है, जीन के प्रकार। तो अलील और युग्म विकल्पी क्या है, जीन के ही प्रकार है। क्या है, ये जीन के प्रकार है, क्योंकि जीन जोड़े में होते हैं, युग्म विकल्पी भले ही कोई प्रकार के हों, वो क्या होते हैं, जोड़ी में ही होंगे। और क्या निर्धारित करते हैं, विशेषक को निर्धारित करते हैं। अब इसको हम समझते हैं उदाहरण से। किससे समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, ये है एक साधारण कोशिका। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक साधारण कोशिका है। ठीक है, ये एक साधारण कोशिका है। अब ये जो साधारण कोशिका है, मैं जो है इसका जो लक्षण है वो कौन सा चुन रहा हूँ, लंबाई। इसका जो लक्षण क्या चूज कर रहा हूँ मैं, लंबाई। क्या चूज किया मैंने, लंबाई चूज करी। और मैं चाह रहा हूँ कि इस लंबाई को मैं एक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से जो इसको संबोधित करूँ, तो मैंने लिया टी। अब ये टी बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र नंबर 4। ठीक है, गुणसूत्र नंबर 4, गुणसूत्र नंबर 4 एक साधारण सेल में कैसा होता है, साधारण कोशिका में कैसा होता है, द्विगुणी होता है। कैसा होता है, द्विगुणी यानी जोड़े में। और हमने क्या कहा, जो भी जीन है, जो भी हमारे पास क्या है, जीन है, जो कारक है, वो क्या होते हैं, गुणसूत्र पे होते हैं, यानी यहाँ पर है। और गुणसूत्र जोड़े में है तो जीन भी क्या होगा, जोड़े में होगा। क्योंकि द्विगुणी में दो जो गुणसूत्र वो जोड़े में है, तो हमारा जो कारक है जो कि गुणसूत्र पे स्थित है वो भी जोड़े में होगा। ठीक है, जो भी जोड़े में होगा। अब मान लो, ठीक है, ये तो हो गई बात हमारे कारक की। अभी हमने क्या पढ़ा, विशेषक पढ़ा है। क्या पढ़ा है, विशेषक पढ़ा है। तो मान लो ये जो जीन का एक विशेष, जो जीन का एक अलील है, जीन का प्रकार है, जो बड़े टी से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बड़े टी से डिनोट कर रहे हैं, इसको और बड़ा बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, ये जो हमारा अलील है, बड़ा टी, मान लो ये क्या होता है, ये लंबाई को निर्धारित करता है। ये लंबाई को निर्धारित करता है। और ये जो छोटा टी है, छोटा टी है, ये किसको निर्धारित करता है, छोटेपन को, यार बौनेपन को। ठीक है, तो मान लो ये जो जीन है वो यहाँ ऐसा हो गया। ठीक है, एक तो ये स्थिति बन गई। या फिर एक स्थिति हो सकती है जहाँ पे दोनों के दोनों ही जो जीन के प्रकार हैं ये एक समान हो, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर ये दोनों ही क्या है, छोटा टी और छोटा टी। तो 3 स्थिति बन सकती है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, एक में तो बड़ा टी और छोटा टी है, एक में बड़ा टी में छोटा टी, तो कुछ भी हो सकता है। असल में क्या है तो ये क्या सब, ये सब क्या है, जीन है। ये सब क्या है, जीन है। ठीक है, और ये दोनों एक तरह से क्या है, जीन के प्रकार है, जो कि क्या बोलते हैं हम, अलील बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, तो जीन समझ में आया। जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, अलील क्या है, जीन के प्रकार ही। इसको और अभी और धीरे धीरे और समझ में आने लग जाएगा आपको। तो हुआ क्या, साधारण कोशिका है, साधारण कोशिका है जो द्विगुणी हुई। द्विगुणी मतलब जोड़े में है गुणसूत्र। गुणसूत्र जोड़े में है तो जीन भी क्या होंगे, जोड़े में होंगे। क्यों, क्योंकि वो भी क्या, क्योंकि जो जीन होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्र पे स्थित होते हैं। और जो हमारे अलील होते हैं, अलील क्या होते हैं, यही जो जीन है उनके प्रकार होते हैं। यही जीन के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब कोई जीन का प्रकार जो लंबाई बढ़ाता है उसको हम बड़े टी से संबोधित कर सकते हैं। मान लो ये जो जीन का प्रकार है ये बौनेपन को निर्धारित करता है, तो उसको हमने छोटे टी से करा। जहाँ पे दोनों जो थे बड़े टी, यहाँ तो जो दोनों जीन जीन का जोड़ा था उसमें से एक प्रकार तो बड़ा टी था और दूसरा प्रकार भी बड़ा टी था। यहाँ जो जीन का जोड़ा था उसका जो प्रकार तो छोटा टी था, उसका ये भी छोटा टी हुआ। ठीक है, और जो दोनों अलील हैं ये युग्म विकल्पी वो भी क्या है, जोड़े में ही है। वो भी क्या है, जोड़े में ही है। ठीक है, अब इसको और आगे और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रभावी विशेषक। किसकी बात करते हैं, प्रभावी विशेषक या डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी अलील या डोमिनेंट अलील। दूसरा शब्द है अप्रभावी विशेषक या रिसेसिव कैरेक्टर। दूसरा है अप्रभावी अलील या रिसेसिव अलील। मतलब समझते हैं। अब मान लो एक ऐसी स्थिति, अभी हमने बात करी कि अलील जो है जीन के प्रकार है। एक अलील जो लंबाई बढ़ा रहा है उसको हमने चलो कैपिटल से लिख दिया, मेरी मर्जी थी इसलिए मैंने लिखा। एक जो बौनेपन को निर्धारित करा था उसको छोटे टी से लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया, चलो मेरी मर्जी थी इसलिए मैंने लिख दिया। अब मान लो यही वो सेल है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, बड़ा टी है और एक क्या है, छोटा टी है। तो क्या ये दोनों की दोनों ये क्या है, एक जीन का जोड़ा है, एक जीन का जोड़ा है। ठीक है, इस जीन में से एक प्रकार का बड़ा टी है और एक प्रकार का छोटा टी है। जो बड़ा टी है वो लंबाई बढ़ाता है और छोटा टी क्या है, जो है बौनेपन को बढ़ाता है। अब जब वैज्ञानिकों ने खोज करी, कुछ प्रयोग करे
तो उन्होंने पाया कि जिन पौधों में ये जो होता है ना, अगर ऐसा होता है बड़ा टी और छोटा टी, तो भी वो पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, लंबे होते हैं। एक कोशिका थी जिसमें बड़ा टी और बड़ा टी दोनों था, ये तो लंबे होने ही थे। ठीक है, एक कोशिका थी जिसमें दोनों की दोनों छोटे टी थे, तो ये तो छोटे होने ही थे। परंतु वैज्ञानिकों ने क्या पाया, ये जो कोशिका है ना जिसमें दोनों मौजूद है, तो होना क्या चाहिए था, ये लंबा छोटा, तो ये तो मतलब बीच का होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। ये भी क्या था, लंबे ही पौधे थे, ये पौधे भी क्या थे, लंबे ही पौधे थे। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि भाई इसका प्रभाव तो दिख रहा है, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। ठीक है, इसका प्रभाव दिख रहा है, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। तो इसको क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें कि जीन के जोड़ों के, जो जीन का जोड़ा है उसके दोनों अलील जो है वो अलग अलग है। दोनों ये जो जीन का जोड़ा है, ये जो जीन का जोड़ा है आपका, ये जो जीन का जोड़ा है, इसके जो दोनों अलील है ना, इस जीन के जोड़े के अलील अलग अलग है। तो एक अलील का जो विशेषक है वो तो अपना प्रभाव छोड़ेगा, एक अलील जो इसने तो अपना प्रभाव छोड़ा, इसने तो छोड़ा, बट ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया, तथा दूसरे अलील के प्रभाव को छुपाता है। यानी इसे अपना प्रभाव तो दिखाया दिखाया, इसके प्रभाव को क्या करा, कम कर दिया। ठीक है, इसके प्रभाव को क्या कम करा। वहीं अप्रभावी विशेषक या अप्रभावी अलील क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें जीन जोड़े के दोनों अलील अलग अलग हैं। वही बात कि जीन जीन ये जीन का जोड़ा है, उसके दोनों अलील जो है अलग अलग है। तो एक अलील की का विशेषक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, ये जो अलील है ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, साथ ही साथ जो दूसरा अलील है वो उसके प्रभाव को छुपाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी विशेषक या अप्रभावी अलील, और इसको क्या बोलते हैं, प्रभावी विशेषक या प्रभावी अलील। बात करें संबोधन की, तो संबोधन के लिए बड़े अक्षर जो होते हैं, बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर से अपन क्या क्या संबोधित करते हैं, प्रभावी विशेषक या प्रभावी अलील, या डोमिनेंट को या प्रभावी को हम किससे संबोधित करते हैं, बड़े अक्षरों से या कैपिटल अक्षरों से। तो जो मैंने वहां लिखा था ना कि बड़ापन या छोटापन, जो बड़ापन जो पौधा लंबा, ये क्या है, प्रभावी लक्षण था, और बौनापन क्या था, अप्रभावी लक्षण था। ये भी हम आगे और अच्छे से बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो उनको मैंने इसीलिए कैपिटल टी से लिखा था। तो जो अप्रभावी और विशेषक या अप्रभावी अलील होते हैं उनको कैसे संबोधित करते हैं, छोटे अक्षरों से। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे उसको छोटा टी लिखा था। तो आगे बात समझ में, वापस पिछली वाली स्लाइडों पे चलते हैं। ठीक है, तो ये गुणसूत्र या जीन हो गए, तो क्या है, डीएनए का एक हिस्सा है। क्या है, डीएनए का एक हिस्सा है जो कि गुणसूत्रों पे स्थित है। ठीक है, और यही जो होता है जनक से संतान में जाते हैं, क्योंकि एक सामान्य कोशिका द्विगुणित होती है, यानी कि गुणसूत्र एक जोड़े में है तो जो जीन है वो भी जोड़े में होंगे, और जब ये जोड़े में होंगे तो ये क्या निर्धारित करेंगे, लक्षण को निर्धारित करेंगे। शब्द मेंडल ने दिया था तत्व, और जोहानसन ने क्या दिया था, जीन दिया था, और मॉर्गन ने क्या बताया था, इसको अंग्रेजी वर्णमाला में हम संबोधित करेंगे। जो हमारे पास कारक था, ठीक है, युग्म विकल्पी और एलील जो थे वो ये थे कि जीन के प्रकार होते हैं जो समजात गुणसूत्रों पे होते हैं। किस पे होते हैं, समजात गुणसूत्रों पे होते हैं, क्योंकि जीन भी एक जोड़े में है, और असल में जो अलील है वो क्या, जीन ही तो है। तो जीन जो अलील होंगे वो भी क्या होंगे, जोड़े में होंगे, और जब ये जोड़े में होंगे तो ये क्या बताएंगे, विशेषक के बारे में बताएंगे, विशेषक के बारे में बताएंगे। और जो विशेषक को बताते हैं बिल्कुल विपरीतार्थ हो, यानी दो दो विपरीत ध्रुवों की तरह होते हैं, यानी एक लंबा, एक छोटा, एक काला, एक सफेद, एक बैंगनी, एक सफेद। ठीक है, और इनको अपन कैसे संबोधित करते थे, ठीक है, जो विपरीत विशेषक होते थे उनको कैसे संबोधित करते थे, बड़े अक्षर से और छोटे अक्षर से, लेकिन अक्षर सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबे को टी से और छोटे को किसी और अक्षर से, नहीं, एक ही अक्षर का बड़ा और एक ही अक्षर का छोटा होना चाहिए था। ठीक है, और दो चीजें हमने पढ़ी, प्रभावी विशेषक यानी डोमिनेंट कैरेक्टर, और अप्रभावी विशेषक की ऐसी स्थिति जिसमें कि दोनों अलील अलग अलग हो। ठीक है, तो हमने तीन जो है उदाहरण दिए, एक में तो दोनों अलील सेम थे, इसमें भी दोनों अलील सेम थे, इसमें दोनों जो छोटे छोटे थे उनकी वजह से छोटा हुआ, इनमें जो दोनों बड़े बड़े थे उनकी वजह से लंबा हुआ। परंतु जिसमें अलग अलग थे तो उसमें हमने देखा कि एक ही अलील जो है अपने विशेषक को प्रभाव छोड़ पा रहा था, लेकिन दूसरा जो प्रभाव छोड़ नहीं पाता, तो जो छोड़ पाता है उसको बोलते प्रभावी, और जो नहीं छोड़ पाता उसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों से अपन एक कंसेप्ट बनाते हैं कि हमने पढ़ा एक जोड़ी जीन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, एक जोड़ी जीन। तो एक जोड़ी जीन क्या बता रहा है, एक लक्षण को बता रहा है। ठीक है, एक जोड़ी जीन से एक लक्षण, ये एक जोड़ी है से एक लक्षण। ठीक है, एक जोड़ी जीन से एक लक्षण।
ठीक है। वहीं हम बात करते हैं एक जोड़ी जीन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि द्विगुणित है हमारा। तो एक जोड़ी जीन के कितने प्रकार हो सकते हैं, या तो एक प्रकार का होता है, दूसरे प्रकार का, ये 2 प्रकार के होते हैं। और जो एक लक्षण है, एक लक्षण के 2 विपरीत विशेषक हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी लक्षण है उसके 2 ही तो विपरीत ध्रुव हो सकते हैं, जैसे कि लंबाई का बड़ा या छोटा होना, रंग का काला या गोरा होना। तो एक लक्षण के 2 ही विपरीत विशेषक हो सकते हैं। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, 2 प्रकार के अलील जो है, ये 2 प्रकार के अलील हैं, क्योंकि अलील एक विशेषक को निर्धारित करता है। तो ये जो 2 प्रकार के अलील हैं, ये 2 प्रकार के विपरीत विशेषक को निर्धारित करता है, ठीक है। तो अब हम जैसे इक्वेशन पढ़ते हैं या कोई भी मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं, अपन यहाँ ही पढ़ते हैं कि एक जोड़ी जीन बराबर एक लक्षण, एक लक्षण के 2 विपरीत विशेषक, और जो 2 विपरीत विशेषक को निर्धारित करने वाले 2 प्रकार के अलील। तो ये एक इक्वेशन है जो कि आपके आगे पढ़ेंगे, कहीं अपवाद भी पढ़ेंगे अपन इस पाठ के अंदर, तो वहाँ ये बहुत काम आएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, जीन क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, विशेषक क्या होते हैं और अलील क्या होते हैं, ठीक है। जीन क्या होते हैं, क्रोम गुण सूत्रों पे होते हैं, जोड़े में होते हैं, और जब जोड़े में होते हैं लक्षण निर्धारित करते हैं। और अलील क्या होते हैं, जीन का ही प्रकार है, और कुछ नहीं, जीन का ही प्रकार है जो विशेषक को निर्धारित करते हैं। क्योंकि ये विशेषक है ये 2 विपरीतार्थ होते हैं, इसलिए जो अलील होते हैं, जो ये भी विपरीतार्थ ही विशेषकों को निर्धारित करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं समयुग्मनुज, होमोजाइगस या विषम युग्मनुज यानी हेटेरोजाइगस। अब हमने एक बात करी थी जनन की, तो जनन में जनक जो होते हैं वो क्या होते हैं, द्विगुणी होते हैं, द्विगुणी होते हैं। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनाते हैं, युग्मक बनते हैं। तो युग्मक क्या होते हैं, आधे आधे होते हैं, और 2 युग्मक मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनुज बनाते हैं, युग्मनुज बनाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, वापस डबल हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो ये जो आपका सेल था या कोशिका थी, ठीक है, मान लो हम लक्षण क्या ले रहे हैं, हमारा जो लक्षण है लंबाई, ठीक है। इसके जो जीन होंगे, क्या होंगे, इसके जो जीन होंगे वो मान लो गुणसूत्र नंबर 4 पे हैं, और हम उसको बड़े टी या छोटे टी से लेंगे। इसके जो विशेषक हैं वो क्या हो सकते हैं, लंबे या छोटे, ठीक है। और इसका जो अलील होंगे, इसके जो अलील होंगे वो क्या हो सकते हैं, लंबे, लंबा जो है वो एक प्रभावी लक्षण है, और बौनापन क्या है, एक अप्रभावी लक्षण है। कैसे पता चला, ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग से पता चला है कि लंबाई जो है एक प्रभावी लक्षण है, और छोटापन एक जो है क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो इसको हमने बड़े टी से संबोधित किया, इसको छोटे टी से। अब मान लो ये दोनों जो, ये गुणसूत्र नंबर 4 है, इसकी जीन का जोड़ा है, ये दोनों एक ही प्रकार के। मान लो एक बड़ा टी और बड़ा टी है, और ये मादा है, मादा के अंदर भी क्या है, ये जो गुणसूत्र का जोड़ा है, इसमें जो जो जीन का जो जोड़ा है, उसके दोनों ही प्रकार के हैं, बड़े टी और बड़े टी है। यानी दोनों की दोनों क्या होंगे, लंबे होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, लंबे होंगे, ठीक है। तो जो ये दोनों जनक हैं ये क्या है, समानांतर है, ठीक है। ये भी दोनों थे और ये भी दोनों यही है। तो क्या है, क्या स्थिति है, दोनों अलील समान है, ठीक है, दोनों अलील समान है। तो अब क्या होगा, जो युग्मक बनेगा, तो युग्मक में क्या होता है, आधे गुणसूत्र आते हैं, तो या तो ये आएगा, यानी जोड़े का एक ही हिस्सा आता है, तो जोड़े का या तो ये आएगा या ये आएगा। तो दोनों में से जो भी आएगा तो क्या, बड़ा टी आएगा, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी या तो ये आएगा या ये आएगा, दोनों ये क्या है, एक ही तो चीज़ है, तो ये आएगा। तो युग्मनुज बनेगा वो भी क्या होगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये युग्मनुज में भी क्या होगा, दोनों बड़े टी और बड़े टी होंगे। तो जो जीन का जोड़ा है इसमें जो दोनों अलील है वो क्या, समान है। तो यानी दोनों अलील क्या है, समान है। यानी एक समान कारक वाले 2 युग्मक, एक समान कारक वाले 2 युग्मक के संलयन कि एक समान कारक वाले 2 युग्मकों के संलयन से एक युग्मनुज बनता है, जिसे समयुग्मनुजी कहा जाता है। तो ये जो युग्मनुज बनेगा वो समयुग्मनुजी होगा, और इस युग्मनुज से जो संतान जो बनेगी, ठीक है, इस युग्मनुज से जो विकसित जीव होगा उसे समयुग्मक कहा जाता है, ठीक है। तो युग्मक, ठीक है, एक समान कारक वाले 2 युग्मकों से जो युग्मनुज बनता है उसको क्या बोला करते हैं, समजात युग्मनुज। और जो जीव पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, समजात जीव, ठीक है। ऐसे पौधे की नस्ल को शुद्ध प्रजनन कहा जाता है। ये आगे शब्द काम आएगा, इसी को ही क्या बोलते हैं,
शुद्ध प्रजनन। तो शुद्ध प्रजनन एक्चुअली असल में क्या होता है, समयुग्मनुज। क्या होता है, संयुग्मनुज ही शुद्ध प्रजनन होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, वापस अपन एग्जाम्पल लेते हैं, वापस अपन उदाहरण लेते हैं इसी का। अब मान लो ये जो हमारे पास पिता है ये लंबा है, तो यहाँ पे जो जीन का जोड़ा है उसमें से दोनों अलील हैं वो दोनों बड़े टी हैं और बड़े टी हैं, और माता हमारी छोटी है। ठीक है, तो एक जीन क्या हो गया, एक अलील तो क्या है छोटा टी, और दूसरा अलील भी क्या है छोटा टी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि छोटा टी क्या क्या निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है, बौनेपन को निर्धारित करता है। ठीक है, अब इनसे जो युग्मक बनेंगे, ठीक है, इनसे क्या बना, ठीक है, इनसे जो युग्मक बनेंगे, ठीक है, आधे हो जाएंगे, युग्मक में आधे हो जाएंगे। दोनों क्या है कैपिटल टी है, तो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी ही आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता। बात करें इससे जो युग्मक बनेगा उसमें क्या आएगा, छोटा टी आएगा। ठीक है, अब जो युग्मनुज बनेगा उसमें क्या स्थिति बनेगी, एक होगा बड़ा टी और एक होगा छोटा टी। क्या होगा, एक होगा बड़ा टी और एक होगा छोटा टी। और ये पौधा कैसा होगा, पौधा कैसा होगा, लंबा ही होगा या छोटा होगा, अभी हमने पढ़ा एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। अब इस गुण, इस जो जीन के प्रकार है, ठीक है, जो जीन का जोड़ा है इसमें एक बड़े जीन का है, एक बड़े विशेषक का जो है अलील है, और जो दूसरा है जो है वो अप्रभावी विशेषक का अलील है। तो कौन प्रभाव छोड़ता है, प्रभावी अलील। प्रभावी अलील प्रभाव छोड़ता है, इस वजह से जो पौधा होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रभावी अलील ही अपना प्रभाव छोड़ पाता है, अप्रभावी अलील अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें कि दोनों अलील अलग हैं, तो दोनों अलील क्या है, अलग अलग है, एक पौधे को बढ़ाएगा और एक को छोटा करेगा। तो दो भिन्न कारक वाले दो युग्मकों के संलयन से एक युग्मनुज बनता है, जिसे हम विश्व युग्मनुजी कहा जाता है। और इस युग्मनुज से जो विकसित जीव होगा उसको विश्व युग्मनुज कहा जाता है। तो सरल भाषा में दोनों अलील अलग होना विश्व युग्मनुज, और दोनों अलील एक समान होना समयुग्मनुज है। सीधी सरल भाषा, समान होना समयुग्मनुज, अलग अलग होना हो विश्व युग्मनुज। ठीक है, अब हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप या फिर जीव प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप असल में क्या होता है बच्चों, जो हमें दिखता है, ठीक है, यह एक विशेष चरित्र के लिए एक जीव की बाहरी और रूपात्मक उपस्थिति है। ठीक है, इसे देख सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पौधा कैसा है, इसका रंग कैसा है, लंबाई कैसी है, ये हम सब देख सकते हैं। वो उसकी जो फली है वो जो फली है वो फूली हुई है या फिर वो झुर्रीदार है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे चरित्र जिनको जो कि बाहरी और रूपात्मक उपस्थिति को प्रदान करते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं और इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप। तो ये क्या होता है, विशेष चरित्र के लिए एक जीव का अनुवांशिक संविधान या अनुवांशिक मेकअप। ठीक है, अनुवांशिक मेकअप या अनुवांशिक संविधान। ठीक है, ये जो हम पढ़ते हैं ना बच्चों, बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, ये सब क्या है इनकी अनुवांशिक संविधान है। यानी जो ये हम लिख रहे हैं ना, जो हम लिख रहे हैं ये सब क्या है, जीन प्रारूप है। तो इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम महसूस नहीं कर सकते। तो जीव में मौजूदा जीन का प्रारूप ही क्या होता है, जीनोटाइप होता है। यानी जो जीन जो है, जो मौजूदा जीन है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, जीन प्रारूप बोला करते हैं। तो पौधा क्या है, लंबा है, तो क्या होगा, लक्षण प्रारूप। पौधे में बड़ा टी और छोटा टी है, इसका मतलब क्या होगा, जीन प्रारूप। ठीक है, दोनों में यही अंतर होता है और कुछ बहुत ही सरल चीज़ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हमारी बात होगी जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। तो हमने क्या पढ़ा, लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप, जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप जो हमें दिखता है, और जीन प्रारूप वही जो हम जो है, अब जो गुण सूत्रों पे हम जो अलील के बारे में बात करते हैं वही क्या होता है, जीन प्रारूप होता है। उससे पहले हमने पढ़ा समयुग्मनुज यानी होमोजाइगस विश्व युग्मनुज। सिंपल सरल भाषा में दोनों अलील समान होंगे, दोनों अलील जो है अलग अलग होंगे। यानी ये जो चीज़ थी ये विश्व युग्मनुज थी, और ये जो चीज़ थी वो समयुग्मनुज थी। इसकी पहले बात करें तो प्रभावी विशेषक, अप्रभावी विशेषक। जो अपना प्रभाव छोड़ेगा, जो अलील अपना प्रभाव छोड़ पाएगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा। जो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा वो अप्रभावी होगा। जैसे यहाँ पे दोनों समान थे तो लंबे हुए, यहाँ छोटे टी जो थे उसके वजह छोटे हुए। बट जहाँ पे बड़ा टी और छोटा टी दोनों हुआ, वहाँ पे भी पौधे कैसे हुए, लंबे हुए। क्यों लंबे हुए, क्योंकि एक जो हमारा जो बड़ा टी था वो क्या था, प्रभावी था, और उसने अपना प्रभाव दिखाया, साथ ही साथ दूसरे के प्रभाव को कम कर दिया।
संबोधन कैसे करेंगे, प्रभावी को बड़े अक्षरों से, उसको छोटे अक्षरों से करेंगे, ठीक है। कारक या फिर जीन क्या थे, ये डीएनए का हिस्सा था, गुण सूत्र पे थे, जोड़े में थे, ठीक है। और जोड़े में क्या निर्धारित करते, लक्षण को निर्धारित कर रहे थे। और हमारे पास जो युग्म विकल्प या एलील थे, एलील क्या थे, जीन का ही प्रकार था, ठीक है, जीन का ही प्रकार था। और ये भी कहाँ स्थित थे, समझात गुणसूत्रों पे ही जो थे ये स्थित थे। और ये हम क्या निर्धारित कर रहे थे, विशेषक निर्धारित करते, लेकिन कब, जब जोड़े में, भले किसी भी प्रकार के हो, लेकिन जोड़ा होना बहुत जरूरी है। केवल अकेला जीन या एलील कभी भी कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकता, दोनों को जोड़े में होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने बात कर ली। अब आगे हेडिंग डालो, प्री मेंडलिज्म। अब मेंडलिज्म क्या है, ठीक है। मेंडलिज्म एक्चुअली में क्या है, एक मेंडल एक वैज्ञानिक थे, और इन्हीं वैज्ञानिक, यही जो वैज्ञानिक थे वही जो है हमारे जनक थे अनुवांशिकी के। और इन्हीं के प्रयोगों की वजह से जो है ये अनुवांशिकी जो एक आप पढ़ रहे हो ना, इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर ये नहीं होते तो ये पढ़ना नहीं पड़ता शायद, ठीक है। तो प्री मेंडलिज्म क्या है, संतान अपने माता पिता के समान होते हैं, इस तरह की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत दिए गए, ठीक है। कई लोगों ने, कई वैज्ञानिक आए उन्होंने अपने अपने क्या दिए, सिद्धांत दिए, ठीक है। सामूहिक रूप से सम्मिश्रण वंशानुक्रम यानी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और ये जो सिद्धांत दिए गए इनको क्या कहा गया, सम्मिश्रण वंशानुक्रम, ठीक है। सवाल पूछा था ये किसके अंदर आता है, याद आता है प्री मेंडलिज्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से वैज्ञानिक थे, क्या सिद्धांत दिए गए, और वो सिद्धांत में क्या क्या था वो पढ़ते, ठीक है। तो पहला सिद्धांत था वाशब द्रव। क्या था, वाशब द्रव। वाशब को क्या बोलते हैं, वेपर, ठीक है। और ये किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। तो ये क्या सिद्धांत था, इसमें होता ये था, इसका कहना ये था कि जब भी एक मादा और एक नर जनन की प्रक्रिया करते हैं तो इनका जो मस्तिष्क है उससे क्या निकलता है, वाशप निकलता है, यानी वेपर्स निकलती है। और इन्हीं वाशप की वजह से जो इनकी संतान पैदा होती है वो भी इन्हीं की जैसी दिखती है या इन्हीं के समान होती है। तो क्या हुआ, मस्तिष्क से क्या निकल रहा है, वाशप निकल रहा है, ठीक है ना। किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। दूसरा है वीर्य सिद्धांत। क्या दिया था, वीर्य सिद्धांत, ठीक है, जो कि किसने दिया था, एम्पेडोकस ने दिया था। वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत पता हो तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक का नाम आपको जरूर याद रखना है। तो जब जनन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो नर और मादा का जो वीर्य होता है, वीर्य, ठीक है, वीर्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सीमन, ठीक है। तो वो आपस में क्या होता है, इसका वीर्य दोनों आपस में मिलते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, संतान पैदा होती है। और वो जो संतान होती है वो इसी वजह से जो अपने माता पिता के समान होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, वीर्य सिद्धांत था, ये वाशप द्रव था। वाशप जो सिद्धांत था वो पाइथागोरस ने दिया था, और वीर्य सिद्धांत एम्पेडोकस ने दिखाया था। फिर है प्री फॉर्मेशन। क्या है, प्री फॉर्मेशन। ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, स्वमर्डम। क्या नाम है, स्वमर्डम। इसका कहना ये था कि जो हमारे प्रजनन कोशिकाएं होती है, प्रजनन जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से ये, ठीक है, ये हमारा नर है, ये हमारी मादा है, इनकी जो प्रजनन कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन प्रजनन कोशिकाओं के अंदर पहले से ही एक छोटा सा मानव बैठा हुआ है, ठीक है। प्रजनन कोशिकाओं के अंदर छोटा सा मानव पहले से ही मौजूद है, और जनन के दौरान क्या होता है, ये जो मानव है कोशिकाओं से बाहर निकल के पैदा हो जाता है। तो इनका यही कहना था, प्री फॉर्मेशन, यानी पहले से ही मौजूद है। इसको इन्होंने क्या बोला, एक लघु आकृति, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मिनिएचर, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक या किस सिद्धांत के अंदर एक कि मानव को एक लघु आकृति की तरह या एक संतान को एक लघु आकृति की तरह दर्शाया गया है, ठीक है। अब एक्चुअली में असल में दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे, एक थे स्वमर्डम और एक थे हर्ट्सहोकर। तो स्वमर्डम का मानना था कि ये जो छोटा मानव है ना, ये जो होता है ये अंडे के अंदर होता है, यानी कि माता के अंदर होता है, ठीक है। और हर्ट्सहोकर का मानना था ये जो छोटा मनुष्य है ये जो पिता के शुक्राणुओं के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। पूछा जाए कि अगर सवाल में दोनों नाम दे रखे मान लो,
मान लो सवाल ये दे रखा हो कि एक लघु आकृति जो सिद्धांत था, प्री फॉर्मेशन सिद्धांत था, वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए सोमरडम, ऑप्शन बी एम्पेडोकल्स, ऑप्शन सी पाइथागोरस और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ था हर्ट्ज़होकर। ठीक है, तो आपको शब्द पढ़ने पड़ते हैं। अगर उसमें लिखा होता कि एक लघु आकृति माता के अंडे के अंदर है तो जवाब क्या जाता है? सोमरडम। लेकिन अगर दिया गया होता एक लघु आकृति पिता के शुक्राणु के अंदर तो जवाब क्या जाता है? हर्ट्ज़होकर जाता है। ठीक है, ऐसे ही सवाल अपन और लगाएंगे अभी आगे की क्लासों में, अपन जो है सवाल भी क्या करेंगे, तो वहाँ और जो है प्रैक्टिस होती रहेगी। फिर एक सिद्धांत था एपिजेनेसिस, जो कि किसने दिया था? वुल्फ ने दिया था। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या था, ये जो कोशिका है ना, जैसे इन्होंने बोला कि इन कोशिकाओं में क्या है, पहले से एक मानव मौजूद है। इन्होंने क्या बोला कि इन कोशिकाओं में एक पदार्थ है, और ये पदार्थ क्या होता है, धीरे 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 अपने आप ही जो है वो बनता रहता है और अपने आप इसमें डेवलपमेंट होता रहता है, और ये क्या बन जाते हैं? एक संतान में बना देते हैं। ठीक है, तो पांचवी जो आपका सिद्धांत है वो है पैनजेनेसिस सिद्धांत। ये किसने दिया था? आपके बिल्कुल मशहूर वैज्ञानिक डार्विन ने दिया था। इनका कहना ये था कि जितने भी कोशिकाएं हैं अपने शरीर में, वो सब क्या, उन सब से क्या जो है निकलता है? शरीर के सभी भाग यानी उत्तक सूक्ष्म अणुओं का संश्लेषण करते हैं। उनसे क्या बनते हैं? सूक्ष्म अणु बनते हैं, जिनको क्या नाम दिया गया? पेंजीन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पेंजीन नाम दिया गया। तो हर उत्तक या हर कोशिका क्या निकाल रही है? अणुओं को निकाल रही है, जिनको क्या बोला गया? पेंजीन बोला गया। क्या बोला गया? पेंजीन बोला गया। और नर और मादा के पेंजीन, जो नर और मादा के पेंजीन मिलकर ही क्या बनाते हैं? संतान बनाते हैं, इसलिए वो संतान समान होती है। डार्विन का ये कहना था। तो पेनजेनेसिस जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? डार्विन ने। फिर एक और सिद्धांत था जर्म प्लाज्म सिद्धांत। क्या सिद्धांत था? जर्म प्लाज्म सिद्धांत। इनका ये कहना था कि मानव में दो द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? दो द्रव्य होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं सोमेटोप्लाज्म। ठीक है, एक को बोलते हैं सोमेटोप्लाज्म और एक को बोलते हैं जर्म प्लाज्म। ठीक है, एक पदार्थ को बोलते हैं सोमेटोप्लाज्म और एक को बोलते हैं जर्म प्लाज्म। ये जो जर्म प्लाज्म है, यही जनक से संतान में क्या होता था? स्थानांतर होता था। पर जो ये हमारे पास होता था सोमेटोप्लाज्म, ये जनक से संतान में इसका संस्थापन इसका नहीं होता था। साथ ही साथ इसमें जो विविधताएं आती थी वो भी आगे नहीं जाती थी, परंतु इसमें जो विविधताएं आती थी जर्म प्लाज्म के अंदर, वो जनक से संतान में चली जाती थी। तो ये हम अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, जो सवाल आया हुआ है इसी पे आया हुआ है कि जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया था? वेल्समैन ने दिया था। किसने दिया था? वेल्समैन ने दिया था। क्वेश्चन आ रखा है आपके पीएमटी के अंदर या नीट के अंदर। तो जर्म प्लाज्म किसने दिया था? वेल्समैन। तो ये सब सिद्धांत है, इनके नाम याद रखना, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या थी। बिल्कुल वर्ड आपको शब्द टू शब्द याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिद्धांत का नाम और वैज्ञानिक का नाम पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज बच्चों हम इस क्लास में यहीं तक करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें अपन ने पढ़ी है। ठीक है, प्री मेंडलिज्म एरा पढ़ा, प्री मेंडलिज्म हमने पढ़ा। उसके पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द पढ़े। उसके पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो जीव विज्ञान है उसके बारे में थोड़ी बहुत हमने बेसिक जो है जानकारी ली है। अब अगली क्लास में बच्चों जो इस पार्ट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हम पढ़ेंगे, और वो है मेंडलिज्म। क्या है? मेंडलिज्म। और ये जो वैज्ञानिक वो है मेंडल। कौन है ये? मेंडल। इन्हीं मेंडल ने कुछ प्रयोग किए थे। ठीक है, थोड़ी जानकारी हम मेंडल के बारे में लेंगे कि वो कहाँ से थे, क्या थे। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि उन्होंने प्रयोग किस पर करे, कौन से पौधे पे करे। ठीक है, आपको एक जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इन्होंने जो प्रयोग किए 7-8 साल तक इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन इनका प्रयोग जो था 16 से 30 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि इन्होंने क्या किया। ये मर चुके थे, उसके भी 16 से 30 साल बाद इनके प्रयोग को वापस देखा गया और जाना गया कि वाह भाई, इन्होंने तो क्या अच्छा काम किया था। तो सोचिए, इन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि मरने के भी 16-17 साल बाद इनका काम जो है जाना गया। ठीक है, तो अब इसका क्या कारण था कि मर गए उसके बाद हुआ, जिंदा थे तब इनके काम को क्यों जो है जाना नहीं गया। साथ ही साथ इनके प्रयोग जो थे इतने सफल क्यों थे, इनके जो रिजल्ट इनको मिले वो क्यों इतने अच्छे थे, वो जानेंगे। और इन्होंने जो 2 क्रॉस कराए थे, इसको बोलते हैं एक द्विगुणी क्रॉस या एक संकल क्रॉस या द्विसंकल क्रॉस जो कराए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।